नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक इतिहास के अंतर्गत एक और नए टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। और सिर्फ नया टॉपिक ही नहीं, आपकी यूनिट भी चेंज हो चुकी है। 2 यूनिट अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये मैं आपको अंदर सिलेबस में बताने वाला हूं, दरअसल किस किस तरह से हम टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं, जो भी नए छात्र उनके लिए। इस सब के अलावा यदि आप पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो आपके लिए जान लेना चाहिए कि सेशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इन सब के अलावा इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट को यदि आप विजिट करते हो तो आपको आपकी बीए स्ट्रीम के लगभग सभी सब्जेक्ट आपको पूरे डिटेल में और नोट्स के साथ पढ़ने को मिल जाते हैं, बिना कोई चार्ज दिए ना। कोई चार्ज, कोई फीस यहाँ पर अवेल नहीं की गई है। ठीक है, लगभग सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट जो है बीए में जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं ना, लगभग बता रहा हूं मैं। टोटल सब्जेक्ट तो नहीं आ सकते, बट हाँ लगभग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो सबके सब इसमें आ चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं निःशुल्क रूप से, तो आप हमारे अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करोगे प्रज्ञान हिंदी के नाम से तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें उसको, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन उस चैनल के मिलते रहेंगे। ये आपका सिलेबस है, नए छात्रों को एक बार देख लेना चाहिए। फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट अभी तक कवर हो चुकी है। 3rd यूनिट हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3rd यूनिट का पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ये पूरा 5वीं यूनिट तक का पूरा कंटेंट है, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब बात कर ले जरा, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले। क्या बात सूचित नहीं किया गया यार, यहां पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट में आज के पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 4 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक जो है ना आज का, ये अपने आप में ही बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि कहानी इसकी बहुत बड़ी सारी है। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका स्वरूप क्या था। सबसे पहले स्वरूप एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ 3-4 पॉइंट हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ऐसे क्या कारण थे कि इतनी बड़ी क्रांति 1857 में घटित हुई थी, जिस क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे घटना पर। घटना दैट मीन्स कि इस क्रांति कहां कहां पर किस किस प्रकार से हुई, इसमें किन किन ने सहयोग दिया, मतलब किन किन ने भाग लिया, वो सारी कहानी पूरी 1857 जो क्रांति हुई तो पूरी क्रांति को हम पॉइंट नंबर 3 में समझने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि 1857 क्रांति, चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये असफल हुई थी, तो उस असफलता के पीछे कारण क्या थे वो कारण भी जानेंगे। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आज का ये टॉपिक पूरी 100% कवर हो जाएगा। इसको करने के बाद में आपको किसी किताब से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। 1857 क्रांति अर्थात कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वाला टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा आज के इस लेक्चर के साथ ही। ठीक है ना? तो लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। लेक्चर लंबा होगा, मैं प्रारंभ में ही बोल रहा हूं, काफी लंबा लेंदी होने वाला है, लेकिन पूरा टॉपिक कवर करेंगे, पूरी कहानी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं टॉपिकों को एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप की, अर्थात की नेचर की। इसका नेचर क्या था? नेचर के अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ना, इस पूरी कहानी जो टॉपिक है आज का, एक स्टोरी है, ये समझ लीजिए कि स्टोरी है। स्टोरी की तरह सुनते चलिएगा, कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना है, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बस शांति से मोबाइल को सामने रख लीजिए और शांति से इसको बस देखिए और सुनिए। ठीक है, एक थोड़ा सा फोकस होकर सुन लीजिए, पूरी कहानी आपको रटा जाएगी, अपने अंदर प्रवेश कर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1857 के आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस संबंध में देखिए क्या हुआ कि जब ये क्रांति हुई तो संभवतः भारत में और अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में इससे पहले इस लेवल का कोई और संग्राम नहीं हुआ था, कोई और विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसका दायरा या कहीं कि इसकी लेवल जो थी ना, वो इतनी बड़ी थी, इस दायरे में हुआ कि इसे कई विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे विद्वान भी थे
जो इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते थे। तो सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, ये सब मानने वाले जो विद्वान थे वो यूरोपीय विद्वान थे, जो नहीं चाहते थे कि इस क्रांति का प्रभाव आगे बढ़े, इसका प्रभाव दबाना चाहते थे। इस कारण से जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह मात्र कहा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि जो विद्वान रहे हैं उनमें एक मत नहीं रहा है, अलग अलग मत उन्होंने दिया है। किसी विद्वान ने इसको सैनिक विद्रोह माना है, तो कुछ ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है, तो वहीं कुछ ने इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की शुरुआत कहा है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। तो विशेष रूप से ये तीन मत जो हमने यहां पर देखे, सैनिक विद्रोह के रूप में, राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में और स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों के रूप में, तो इन तीनों मतों को हम यहां पर अब समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मात्र एक सैनिक विद्रोह के रूप में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जो मात्र एक सैनिक विद्रोह मानते हैं उनमें अधिकांशतः यूरोपीय इतिहासकार है, अधिकांशतः यूरोपीय इतिहासकार है। यूरोपीय इतिहासकार नहीं चाहते थे कि इस क्रांति का महत्व उजागर हो, इसका प्रभाव पूरे भारत में फैले, इसलिए इन्होंने एक सैनिक विद्रोह कह करके उसके प्रभाव को दबाने का प्रयास किया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वर्चस्व को भारत में यथावत बनाए रखे। जैसे सर जॉन लॉरेंस, मालेसन, सीले, ऐसे और भी कई विद्वान हैं जिन्होंने इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि इस संघर्ष का मूल कारण चर्बी वाले कारतूस थे, इस कारण इस लड़ाई का संबंध किसी षड्यंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता। अब ऐसे प्रमाण दिए हैं जिन प्रमाणों का खुद कोई औचित्य नहीं है। इस संघर्ष का मूल, अरे भाई किसी संघर्ष का मूल कारण कुछ भी हो सकता है। मूल कारण दैट मीन्स की तात्कालिक कारण है ना, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जहां से शुरुआत होती है किसी झगड़े की वो झगड़ा आगे तक नहीं जाए। और अधिकतर या अधिकतम रूपों में तो यह देखा गया है कि संघर्ष हो या आंदोलन हो या आपके घर का झगड़ा हो, प्रारंभ छोटी सी बात से होता है, लेकिन जब आगे बढ़ जाता है तो वो अपना रूप एक विकराल रूप धारण कर लेता है। 1857 क्रांति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, एक छोटा सा कारण था, कौन सा? कारतूस। कारतूस जो चर्बी वाले कारतूस थे उन्होंने तो एक चिंगारी का काम किया, जबकि बारूद का ढेर पहले से लग चुका था। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर लॉरेंस साहब की परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को लेकर उन्होंने क्या कहा था। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। जो विद्वान इसको राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में मानते हैं कि पूरे राष्ट्र ने विद्रोह किया है, तो 1857 के विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए इसको कारतूस की घटना या कुछ सिपाहियों का विद्रोह मात्र नहीं कह सकते। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। क्यों? क्योंकि राष्ट्र के कोने कोने से लोगों ने इसमें भाग लिया था। और इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि यह विद्रोह योजनाबद्ध था और विद्रोह के नेता बहुत समय से लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गांव गांव में घूम घूम करके इस अंग्रेजी के विरुद्ध भावना को फैला रहे थे, व्याप्त कर रहे थे। ये नेता जो थे ना, ये निस्वार्थ और देशभक्त नेता थे। उनको अपने देश की स्वतंत्रता से ज्यादा और कुछ भी प्रिय नहीं था। ये ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा है। तो 1857 की जो क्रांति घटित हुई थी वो देश के कोने कोने से हुई थी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई क्रांति अचानक से घटित हो जाए, कोई एक छोटे से कारण को लेकर के अचानक से उसकी भूमिका तैयार हो जाए। बल्कि जब कोई क्रांति होती है, कोई विद्रोह होता है ना, तो उसकी भूमिका बहुत पहले से तैयार हो रही होती है। उसे इंतजार रहता है किसी एक ऐसे कारण का जिससे उसकी शुरुआत हो जाए। ठीक है, तीसरा दृष्टिकोण जो रहा है विद्वानों का वो रहा है कि इनमें कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस क्रांति को स्वतंत्रता के सफर में पहला प्रयास मानते हैं, पहला प्रयास मानते हैं। बाकी स्वतंत्रता संग्राम तो आगे गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे लड़े गए। ठीक है ना, गांधी जी के आने के बाद में कई स्वतंत्रता संग्राम चले, राष्ट्रीय स्तर के चले।
तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस राष्ट्रीय स्तर का ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक प्रयास की शुरुआत मानते हैं। इस आंदोलन के जो परिणाम आगे जाकर सामने आए और जनमानस पर प्रभाव देखा गया, इसके कारण कई भारतीय इतिहासकारों, राजनीतिज्ञों ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। कौन से प्रभाव सामने आए, कौन से प्रभाव जनमानस पर पड़े? तो दोस्तों 1857 की क्रांति तो घटित हो गई थी, भले ही यह क्रांति असफल हो गई थी, लेकिन फिर भी इस क्रांति, इस विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को जो है इतना महसूस जरूर करवा दिया था कि अब ये अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा दिनों तक या कुछ ज्यादा समय तक अब भारत में नहीं रह सकती। भारत उनको बहुत जल्दी खाली करना होगा, ये उनको समझ आ चुका था, क्योंकि इस क्रांति ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। इतनी भयानक रूप से हुई थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी, अन्यथा 1857 में ही हम आज आजादी को जो 15 अगस्त 1947 मनाते हैं, उसे हम संभवतः 1857 का दिन हम आजादी दिवस मना रहे होते, अगर कुछ गलतियां नहीं की होती तो। इसी प्रकार से सुरेंद्र नाथ सेन ने कहा है कि यह आंदोलन एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सेना तक सीमित नहीं रहा, ये बहुत आगे तक बढ़ गया था। इसमें सिर्फ सेना ने भाग नहीं लिया। यार देखिए ना, अगर सैनिक विद्रोह होता, अगर चर्बी वाले कारतूस ही इसका प्रमुख कारण होते और यही वजह होती इस विद्रोह की, तो यह विद्रोह सेना तक ही सीमित रहता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। अरे यहां तक कि मुगल सम्राट ने तक इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, विभिन्न नवाबों ने भाग लिया, कई पॉलिटिशियंस ने भाग लिया, सभी लोगों ने लगभग इसमें भाग लिया था। वहीं पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि 1857 का महान आंदोलन तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये। तो इस स्तर से हम देख सकते हैं तीनों दृष्टिकोण के अलावा कि जो प्रथम दृष्टिकोण था, जिन्होंने कहा कि सिर्फ सैनिक विद्रोह था, वो अधिकतम उनमें अगर 100 विद्वान हैं तो उसमें से 99 विद्वान जो है यूरोपीय विद्वान रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है इसको प्रभाव को दबाने के लिए इस प्रकार की परिभाषाएं दी है। बाकी जो राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इस विद्रोह को मानते हैं, वो विद्वान अधिकतर भारतीय विद्वान रहे हैं। तो एक एक विद्वान की परिभाषा आप लोग यहां पर इनको समझ लीजिएगा अच्छे से, ये कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। चलिए कारण के बाद में फिर हम इसकी पूरी जो है पूरी कहानी को समझेंगे कि जो क्रांति घटित हुई थी ये कहां पर किस किस प्रकार से हुई थी। वहीं पर आपको इसकी शक्तियां दिखेगी, क्रांति की क्या स्पेशल था इस क्रांति में, और वहीं पर इस क्रांति की कमियां भी आपको उसी घटनाओं में दिख जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में जो हम घटना वाला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें सारी कहानी हम विस्तार से समझेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक बार क्लास को चेक कर लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, ओके। क्योंकि आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है ना, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, सिस्टम का कुछ नहीं कह सकते, कभी कभी होल्ड मार जाता, ठीक है। तो कारण के अंतर्गत भी दोस्तों हम कुछ पॉइंटों का सहारा लेंगे, कुछ पॉइंटों के माध्यम से जो है हम इसमें कारण जानेंगे। तो कितने कारण हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ये 5 कारण देखने वाले हैं। ये 5 विशेष कारण थे जिसकी वजह से भारतीय जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना धीरे धीरे जागृत होने लगी और संपूर्ण भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होने लगी, ठीक है। ये विशेष 5 कारण थे, एक एक करके उनको समझेंगे हम लोग। उससे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन जरा देखिए। ब्रिटिश शासकों की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियां ही 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थी। उनकी शोषण की नीतियों ने भारतीयों में असंतोष की भावना को अच्छे खासे से भर दिया था, बहुत ही असंतुष्ट कर दिया था। भारत में हर लेवल का व्यक्ति जो है ना, इनसे परेशान हो चुका था। वो समझ चुका था कि हर एक परिस्थिति में, हर एक नीतियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है। और यही जो असंतोष की भावना थी, ये 1857 के विद्रोह के रूप में जनता ने व्यक्त की। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग ने तो मात्र असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी देने का काम किया। जो सदियों से भारतीयों के हृदय में जो असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष नामक जो बारूद था,
उस असंतोष वाले बारूद में चर्बी वाले कारतूस ने क्या करा, चिंगारी डाल दी, और जैसे चिंगारी लगी पूरे देश में आग लग उठी 1857 के विद्रोह के रूप में। विभिन्न कारण रहे हैं इस क्रांति के। इन 5 कारणों के माध्यम से हम इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक करके। चलिए आइए इनको समझना प्रारंभ करते, क्लास को आगे बढ़ाते। सबसे पहले राजनीतिक कारण देखते हैं, पॉलिटिकल रीजन देखते हैं। भाई पॉलिटिकल रीजन क्या क्या रहा है। प्रथम बिंदु इसमें कि सैनिक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों में अंग्रेजों के प्रति घृणा। भाई कोई भी जब एक कंपनी में जब एक ही स्तर पर कोई व्यक्ति जब मिलकर के काम करते हैं, और सोचिए कि उसी यूनिट में उस कंपनी में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें आपस में कोई भेदभाव हो, और वो भेदभाव भी कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी का मालिक उनमें भेदभाव करता हो, तो जो नीचे दर्जे के कर्मचारी हैं वो क्या कभी संतुष्ट हो पाएंगे। यही स्थिति जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थी, क्योंकि इनकी सेना में अंग्रेज अधिकारी भी थे, अंग्रेजी सेना भी थी और वहीं भारतीय सेना भी थी। लेकिन अंग्रेजी सेना और भारतीय सेना में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। जो इंग्लैंड से बुलाए गए थे सैनिक, उनकी तनख्वाह कुछ जरूरत से ज्यादा होती थी, वहीं जो भारत के व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया जाता था उनकी तनख्वाह एक नाम मात्र की होती थी। मैं आगे बताने वाला हूं, आप कुछ सोच के दंग रह जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। सुनिए, ब्रिटिश शासन की स्थापना से देश के अनेक राजवंश पूरी तरह नष्ट हो गए। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का होना स्वाभाविक था। सैनिक और प्रशासनिक कर्मचारियों में अंग्रेजों के प्रति घृणा क्यों उत्पन्न हुई? वो इसलिए हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति की बागडोर भारत में संभाली, तो उससे जो राजवंश में जो कर्मचारी थे, जो सैनिक थे, या जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे जो राजा महाराजाओं के यहां पर लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे, वो सबके सब बेकार हो गए। क्यों? क्योंकि उन राज्यों पर कंपनी ने अर्थात अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और उन सबको निकाल फेंका, उन सभी कर्मचारियों को निकाल फेंका। इससे सारे कर्मचारी, सभी सैनिक जो थे वो सबके सब बेरोजगार हो गए। इससे उनके मन में अब अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी थी। एक छोटा सा बीज तो इस क्रांति का ये रहा था, क्योंकि असंतोष उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका तुरंत रिएक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले समय में जो वो रिएक्शन होता है ना छोटा सा, वो धीरे धीरे जो है बड़ा होता चला जाता है, और फिर वो ना एक विद्रोह के रूप में ही प्रकट होता है, जैसा कि ये विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ 1857 की क्रांति के रूप में। इसके अलावा कारण थे मुगल सम्राट के प्रति घृणा। अंग्रेज जो है मुगल सम्राट के प्रति भी घृणा करते थे। अब चूंकि मुगल सम्राट जो है, मुगल साम्राज्य काफी लंबे समय से भारत में चला आ रहा था, और वो जनता के अनुसार ही शासन चलाया करते थे, जनता की आवश्यकताओं का प्रॉपर ध्यान रखते थे वो। लेकिन यहां पर कंपनी ने अपनी व्यापारिक नीति को फॉलो करते हुए जो मुगल सम्राट के साथ में किया, वो भी कोई आम बात नहीं थी या एक स्वाभाविक व्यवहार नहीं था। यहां पर लॉर्ड डलहौजी ने निर्णय किया कि सम्राट को अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अधिकार नहीं होगा। मुगल सम्राट का अपमान किया गया। कुल मिलाकर के यहां पर डलहौजी के द्वारा या कंपनी के अधिकारियों के द्वारा मुगल सम्राट का अपमान किया गया, और अपमान करते हुए ये निर्णय दे दिया गया, ये घोषित कर दिया गया कि मुगल सम्राट अपने उत्तराधिकारी को नामित नहीं कर सकता। मतलब यदि उसके संतान नहीं है तो वह गोद लेकर के किसी अन्य को अपना साम्राज्य नहीं दे सकता। इवन उसने पूरी तरह से उत्तराधिकार को अर्थात अपने साम्राज्य को अपने उत्तराधिकारी को नामित करने में देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उससे उत्तराधिकारी को राजा की उपाधि से वंचित कर दिया। सम्राट के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से हिंदू मुस्लिम दोनों ही जनता जो है बहुत ज्यादा असंतुष्ट हुई, और उनके अंदर एक भयानक रोष उत्पन्न हो गया। अब वो रोष जो उत्पन्न हुआ था वो कभी ना कभी तो फूटकर बाहर निकलना था। वो स्वाभाविक था, उन्हें एक ऑप्शन चाहिए था, एक चांस चाहिए था, और वो चांस कब मिला उनको? सैनिक विद्रोह के माध्यम से। सैनिक विद्रोह के माध्यम से उनको चांस मिला, और इन्होंने भी उस क्रांति में, उस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसने भी लगभग सभी राजवंशों को परेशान कर दिया था। डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। जिस राज्य की में कोई संतान नहीं है वो राजा अपने यहां पर गोद लेकर के उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। जिस राजा या नवाब के यहां पर उसकी संतान नहीं होगी उस राज्य को कंपनी में शामिल कर लिया जाएगा, कंपनी में हड़प लिया जाएगा। और इस तरह से अंग्रेजों ने सतारा, जेतपुर, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी, बरार जैसे कई बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया। इससे क्या हुआ, ये सारे राज्य के कर्मचारी, सारे राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, सभी राज्यों की जनता सबकी सब एक तरफा अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुकी थी, जो के विरुद्ध हो चुकी थी। वो भावना उनके मन में भर दी गई थी या समा चुकी थी। जो उनके अंदर जो असंतुष्टि का भाव था वो समाया हुआ था। आवश्यकता थी एक चिंगारी की जिससे उनकी असंतुष्टि फूट करके बाहर निकले। और वो चिंगारी किसने दी? चर्बी वाले कारतूस ने। अन्य कारणों में एक आर्थिक कारण भी हम देख सकते हैं। आर्थिक कारण भी एक विशेष कारण रहा है 1857 की क्रांति का। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जो थी, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लाभ या कंपनी के हित में ही हुआ करती थी। जितनी भी आर्थिक नीतियां थी ब्रिटिश सरकार की वो सबकी सब सिर्फ कंपनी के हित में हुआ करती थी। बाकी से उन्हें कोई मतलब नहीं था। और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत में जमींदार, किसान, व्यापारी, दस्तकारी, राज्यों के पुराने कर्मचारी सभी बर्बाद हो गए। कंपनी ने उन लोगों की जमीनें छीन ली जिन्हें जमीनें पुराने राजा या नवाबों ने दान में या इनाम में दी हुई थी। जमीनें भी अंग्रेजों ने वापस से उनसे छीन ली। इस तरह से ये एक एक करके अंग्रेज या कंपनी के अधिकारी जनता को अपने विरुद्ध करते जा रहे थे। और इन्हें संभवतः ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो जी हां, आवाज नहीं उठाई किसी ने। आवाज जब तक नहीं उठेगी तब तक नहीं उठेगी। जैसे ही उनको एक चांस मिलेगा, सिर्फ एक चांस, आवाज कभी दबती नहीं। और वो चांस उनको आखिर मिल गया था। अंग्रेजों की ऊंची लगान दर के कारण किसानों की दशा खराब हो गई। इससे किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ने लगा, ठीक है ना। तो किसानों ने क्या किया, बहुत सारे किसानों ने जो है कृषि को छोड़ दिया और कृषि के विकास की ओर कंपनी कोई ध्यान नहीं देती थी। तो विकास पे ध्यान नहीं दोगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। क्या हुआ, उससे भुखमरी बढ़ने लगी, अकाल पड़ने लगे, कई भयावह परिस्थितियां सामने आने लगी। स्वाभाविक था, किसान पक्ष भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध होना ही था, क्योंकि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा आदि अनेक वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार करके पुराना व्यापारी वर्ग को नष्ट कर दिया था। अब ये नील, कपड़ा, चाय है ना, और इसके अलावा भी और जैसे आप कह सकते हो अफीम का व्यापार, तो ये जो बड़े बड़े खास प्रोडक्ट थे, खास वस्तुएं थी, इस पर अंग्रेजों ने क्या किया, एकाधिकार कर लिया। उनके अलावा कोई और व्यापार नहीं करे। इससे भारत में जो व्यापारी वर्ग था वो पूरी तरह नष्ट हो गया। भारतीय व्यापारियों के हाथ में साधारण चीजों का व्यापार मात्र रह गया था और उन पर भी कई प्रकार के टैक्स लगाते हैं। 2 टैक्स। तो किसान तो बर्बाद हुए ही हुए, व्यापारी वर्ग को भी ले डूबे ये लोग। तो इससे क्या हुआ, किसान, उसके बाद व्यापारी वर्ग, लगभग सभी जो है अब इनके विरोध में आकर के खड़े होने लगे। सामाजिक धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज भारतीयों व उनके धर्म और संस्कृति को हीन दृष्टि से देखते थे तथा अकाल पीड़ितों, बंदियों, विधवाओं, अनाथ बालकों, पिछड़ी जाति के लोगों को ईसाई बनाने पर पूरा फोकस करते थे। क्योंकि कंपनी के साथ में जो ईसाई मिशनरी आए थे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनकी निगाहें सिर्फ इस पर रहती थी कि किस प्रकार से इनको ईसाई बनाया जाए, भारतीयों को ईसाई बनाया जाए, है ना। तो भारतीयों को यह लगने लगा था कि सरकार हिंदू व मुसलमानों को ईसाई बना करके भारत में एक ही धर्म स्थापित करना चाहती है। और कुछ विद्वानों ने कहा भी था कि अब चूंकि भारत का संपूर्ण प्रशासन एक छत्र के नीचे आ चुका है तो भारत में अब एक ही धर्म होना चाहिए। कौन सा? ईसाई धर्म। इस प्रकार के प्रचार प्रसार ने जनता की आंखें खोल दी। क्योंकि भारत, जब धर्म की बात आती है ना दोस्तों,
तो दुनिया का कोई व्यक्ति जागे या ना जागे, भारत का हर व्यक्ति गहरी नींद से जागकर खड़ा हो जाएगा सिर्फ धर्म की बात पर। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन धर्म की बात पर प्राचीन समय से ही, आज की बात नहीं है, प्राचीन समय से ही हर भारतीय की एक पहचान है। तो जब बात धर्म पर आई, जब तक परिवार पर भी आई थी, तब भी बर्दाश्त करते चले गए। उनकी रोजी रोटी छीन ली गई, उनके व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब बात धर्म पर आई तो सब एक साथ उठकर खड़े हो गए। तो धर्म की रक्षा के लिए हिंदू मुसलमान सब अंग्रेजों के विरोधी बन गए, एक तरफा विरोधी बन गए और विरोध करने के लिए आतुर थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई। हालांकि कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो जिन्हें हमें आज वर्तमान में लगता है कि ये होना चाहिए था, जो अंग्रेजों ने किया है, जैसे सती प्रथा पर रोक एग्जैक्टली लगना चाहिए था, उस समय की भी डिमांड थी। लेकिन उस समय की परिस्थिति को आप लोग समझिए, उस समय की परिस्थिति को आप समझिए। आस्था का विषय, आज आस्था का विषय थोड़ा कमजोर पड़ चुका है। उस समय आस्था के लिए लोग जीवन त्याग दिया करते थे, है ना। तो उस समय समाज के नियमों पर सीधा कुठाराघात कर देना, कानून बना करके सती प्रथा पर रोक लगा दी, विधवा विवाह चालू करवा दिया, रेल में या बसों में सब जगह सभी जाति के लोग एक साथ बिठाना चालू करा दिया, सैनिकों में समुद्र पार भेजना, सैनिकों को समुद्र पार भेजना, मतलब ऐसे ऐसे ब्रिटिश कंपनी ने काम किए जो उस समय के समाज को पसंद नहीं थे। तो क्या करेगी समाज? अंग्रेजों के विरोध में आना देता। इसके बाद सैनिक कारण, भारत में अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उनके लिए पदोन्नति के अवसर थे ही नहीं। जो भारतीय सैनिक थे उनकी पदोन्नति सूबेदार तक हो सकती थी, बस उससे आगे नहीं। और वेतन की अगर बात करें तो अंग्रेज जो सैनिक हुआ करते थे उनसे बहुत ही कम वेतन इनको प्राप्त होता था। सेना में अधिकारी जो होंगे ना, सैनिक अधिकारी, वो सिर्फ अंग्रेज हो सकते थे। और अगर वेतन की बात करें तो उनको मात्र 7 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था, भारतीय सैनिकों को 7 रुपए प्रति माह। और उसमें भी इनकी समझदारी को देखिए, ड्रेस मतलब वर्दी और खाने के पैसे काट करके सिर्फ 1.5 या 2 रुपए प्रति माह ही इन सैनिकों के पास जाता था, जिससे अपने परिवार को भी नहीं पाल पाते थे। यह हालत थी उस समय। तो इस हालत ने भी सैनिकों को बड़ा ही परेशान कर रखा था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों को भद्दी गालियां देते थे और उन्हें निम्न स्तरीय जानवर समझ करके और जानवर के नाम से उनको संबोधित किया करते थे। इस तरह का अपमान सहा करते थे भारतीय सैनिक। तो अब इस अपमान की भड़ास कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ेगी ना। मिला इनको मौका, 1857 में निकाल दी ने भड़ास। मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। आपको पता होगा बैरकपुर छावनी के एक मंगल पांडे नामक जो सैनिक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने मना करा था इस कारतूस को मुंह से लगा करके खोलने के नाम से उसने मना, स्पष्ट मना कर दिया था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। वहां से विद्रोह प्रारंभ हुआ था, बैरकपुर छावनी से। इसके बाद में तात्कालिक कारणों की अगर बात करें, तात्कालिक कारण कौन से होते हैं? चिंगारी, है ना, जो अभी तक बोले ना बारूद का ढेर, असंतुष्ट नाम का जो बारूद का ढेर था, उस ढेर को एक चिंगारी दी। किसने चिंगारी दी थी? इन तात्कालिक कारणों ने। तात्कालिक कारण कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। उसी समय सैनिकों को एक विशेष प्रकार के कारतूस कंपनी के द्वारा था, सरकार के द्वारा सैनिकों को दिए गए। उस कारतूस में वहां पर अफवाह फैली थी या क्या था नहीं जानते, इतिहासकार जानते हो ना, अपनी सुविधा के अनुसार लिखते। तो कई कई किताबों में लिखा हुआ है कि एक अफवाह फैली, ठीक है, वो जो भी हुआ है हमारे लिए बेहतर हुआ था, है ना, क्योंकि एक क्रांति देनी थी, जरूरी था, ताकि अंग्रेजों को उनकी औकात पता चल सके। जब भारतीय एक होकर के आवाज उठाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उस समय कहा गया है कि जो कारतूस इनको दिए सैनिकों को, सेना को दिए गए थे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और उस कारतूस को से मुंह से खोलने करके फिर बंदूक में डाला जाता था। इस्तेमाल करने से पहले मुंह से जो है उसे खोलना होता था उस कारतूस को। तो इस प्रकार से इस कारतूस को दांत से काटने से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो सिपाही थे उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
दोनों ने समझा कि अंग्रेज हमारा धर्म नष्ट करना चाहते। यहीं से विद्रोह प्रारंभ हुआ, यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब विद्रोह की शुरुआत होती है। अब सुनिएगा पूरी घटना, कैसे कैसे विद्रोह आगे बढ़ा। फिर से आगे बढ़ने से पहले एक बार और क्लास चेक कर लेते हैं। क्लासेस लंबी चलेगी आज की दोस्तों ना, क्लासेस लंबी चलेगी, आधे घंटे वाली क्लास नहीं, आज आधा घंटा हो चुका है। 2-3 घंटे पे नहीं जाएगी, डोंट वरी ना। जो नॉर्मल क्लासेस हमारी पुरानी क्लासेस जो रही है, नॉर्मल क्लासेस, उतना ही टाइम रहेगा, लगभग 45 मिनट समथिंग। ठीक है, सब ओके है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो शुरुआत होती है क्रांति की, कैसे या सुनिएगा। अब थोड़े से कान लगा लीजिए सेशन में, है ना। अब कुछ मिस मत करना, डेट टू डेट बात होगी अब यहाँ पर। मैंने क्या कहा था, जब इस कहानी को हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको ये समझ आएगा कि इसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या थी और उसकी वीकनेस क्या थी, दोनों ही चीज आपको इस कहानी में समझ आएगी। सुनिए ध्यान से। वास्तव में क्रांति जो है ना, मई 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रारंभ हुई थी। वास्तविक जो क्रांति थी वो कब शुरुआत हुई उसकी, मई 1857 को, कहां पर, मेरठ में शुरू हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा कि क्रांति से इस 1857 मई 1857 की जो प्लानिंग थी क्रांति शुरू करने की, उससे पहले ही बंगाल में, जो मैं अभी कारतूस वाली बात कर रहा था, बैरकपुर छावनी की, उस बैरकपुर छावनी बहरामपुर, बंगाल के जो बहरामपुर है उसी का एक क्षेत्र है, बैरकपुर छावनी थी। वहां पर 26 फरवरी को 19 नंबर की पलटन ने चर्बी वाले कारतूस लेने से इनकार करके विद्रोह का सूत्रपात कर दिया, विद्रोह की शुरुआत कर दी। बंगाल शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये 1857 की बात है। अभी तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, पूरा बंगाल भारत में ही था, है ना। 1905 में जाकर बंगाल का विभाजन होता है, तब पश्चिम बंगाल और बंगाल बन जाता है। ठीक है, तो बंगाल में ही जो बैरकपुर छावनी थी, यहां से शुरुआत हो जाती है 26 फरवरी को। ठीक है, 26 फरवरी को पलटन का नाम याद रखिएगा, 19 नंबर की पलटन थी, और उस 19 नंबर की पलटन में एक सैनिक था, कौन था, मंगल पांडे, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है। अब शुरुआत कहां कहां पर कैसे कैसे होती है देखिएगा। इस बैरकपुर या 19 नंबर की पलटन में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, उसकी हवा कहां कहां तक पहुंची, कैसे कैसे हुआ। प्रमुख शहरों का नाम है, सबसे पहले मेरठ, पंजाब, अवध, कानपुर, झांसी और बिहार। हालांकि देश के, इसके अलावा देश के और भी कई कोनों में विद्रोह किया जा रहा था जनता के द्वारा, लेकिन जो विशेष विद्रोह हुए, जो बड़े बड़े विस्फोट हुए यहां, इसलिए हम इन 6 शहरों की बात करेंगे। सबसे पहले मेरठ और दिल्ली। मेरठ और दिल्ली। बैरकपुर, चरी वाले कारतूस वाली बैरकपुर की घटना होती है, उसके बाद में उत्तर भारत की लगभग सभी छावनियों में क्रांति की लहर चल पड़ती है। मतलब कि जैसे ही मंगल पांडे ने मना किया कारतूस इस्तेमाल करने से, उसके तुरंत बाद तो हर छावनी के हर सिपाही ने स्पष्ट मना करने लग गए कि साहब हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। 24 अप्रैल को तीसरी अश्वरोही पलटन ने भी चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार। अश्वरोही मतलब घुड़सवार जो सेना थी, घुड़सवार की जो पलटन थी, तीसरी पलटन, उसने भी 24 अप्रैल को मना कर दिया। 19 मई को उनको हथगड़ी और बेड़ी पहना करके जेल भेज दिया गया, 10-10 साल की कारावास दे दी इनको। इस घटना ने सैनिकों और नागरिकों में विद्रोह की आग फूंक दी। आपने सिर्फ इसलिए 10 साल की कैद दे दी सैनिकों को, आपने अपने ही सैनिकों को जो आपके लिए कार्य कर रहे थे, बस उनकी गलती ये थी कि वो इंडियन थे और उन्होंने उस कारतूस को इस्तेमाल करने से मना किया जो उनके धर्म के लिए संकट थी, तो आपने उसको 10 साल के लिए जेल भेज दिया। इससे जो सैनिक थे वो और जो नागरिक थे, उन सभी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह था ना, वो फूट पड़ा। 10 मई को छावनी के सभी सैनिक और वहां के नागरिक जो थे, उन सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए, जेल को तोड़ डाला। जेल को तोड़ करके जो कैदी उन्होंने 10 साल के लिए अंदर भेजे थे, उन सबकी बेड़ियां तोड़ी और उनको बाहर निकाला। चारों ओर हर हर महादेव और दीन दीन के नारे गूंज रहे थे। क्रांति का यहां से श्री गणेश हो चुका था। क्रांति का यहां से श्री गणेश हो चुका था।
इसके बाद में क्रांतिकारी जो है ना सब मिलकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतिम जो सम्राट थे कौन थे? बहादुर शाह। अब चूंकि उनको पद से हटा दिया गया था, इनको सिर्फ पेंशन मिल रही थी कंपनी के द्वारा, तो ये सभी क्रांतिकारी बहादुर शाह के पास जाते हैं, जो मुगल सम्राट हुआ करते थे, उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने सम्राट का पद वापस संभालिए, जिसका जो आपका वास्तविक अधिकार है, और आपके नेतृत्व में हम एक विद्रोह करेंगे। जो हमने क्रांति स्टार्ट की है, जो विद्रोह स्टार्ट किया है, वो आपके नेतृत्व में करना चाहते। बहादुर शाह ने तुरंत उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बहादुर शाह के नेतृत्व में जो है अब ये विद्रोह होने लगा था। और इसी के दौरान बहादुर शाह ने पूरे दिल्ली को अंग्रेजों से स्वतंत्र करा लिया और अब उस पर बहादुर शाह का झंडा फहरा। सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये। दिल्ली पर बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा, बहादुर शाह के नेतृत्व में, मुगल सम्राट के नेतृत्व। एक अन्य कहानी फिर पंजाब की। कहा जाता है कि हालांकि पंजाब के कई सैनिक ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन फिर भी पंजाब के कई स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी हुए थे। फिरोजपुर, पेशावर, मर्दान, जालंधर आदि अनेक स्थानों पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने अत्यंत कठोरता पूर्वक इन विद्रोहों का दमन किया और अनेक सैनिकों को मृत्युदंड भी दे दिया। इसके अलावा अवध की कहानी ऐसी कुछ है कि क्रांति का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो अवध ही रहा था। कैसे आपको आगे देखने को मिलेगा। क्रांति का प्रमुख जो केंद्र था वो अवध था। अवध में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध बहुत ज्यादा असंतोष जनता में व्याप्त हो चुका था। स्वतंत्रता के इस प्रथम युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध बेगम हजरत महल ने वीरता का परिचय देते हुए अवध का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कई बार उनको मात दी, उनको नाकों तने चले चबाए। अंग्रेजों को अवध में कई स्थानों पर उन्होंने परास्त किया। इसके अलावा 21 जून 1857 को अंग्रेज अधिकारियों को लखनऊ में स्थित रेसिडेंसी में घेर लिया और यह घेरा कई महीनों तक चला हजरत बेगम के नेतृत्व में। याद रखिएगा, मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल को लखनऊ छोड़ करके नेपाल की ओर भागना। तो इतने महीनों तक, समझिएगा ना, महीनों तक, जून, जुलाई, अगस्त तक, मतलब कि समझिए ना, महीनों तक उन्होंने लखनऊ पर अधिकार रखा। प्रमुख उनकी रेसिडेंसी, वहां पर जो सैनिक थे ना, उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया, उस पर कब्जा कर लिया। पूरे अवध को वो संचालित कर रही थी। लेकिन चूंकि जो ब्रिटिश सेना थी सभी सुविधाओं से लैस थी, वो कब तक परास्त रहती। लेकिन एक बड़ी कमी जो थी ना इस क्रांति की, वो मैं लास्ट में असफलताओं में बताने वाला हूं कि ये क्रांति वास्तविक रूप से असफल हुई क्यों। सबसे बड़ा एक ही कारण था, उसका बताऊंगा मैं आखिरी लास्ट में, है ना, लास्ट में उसको हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कानपुर की कहानी आती है। कानपुर 4 जून 1857 को कानपुर में भी विद्रोह शुरू हो गया। 6 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने कानपुर पर पुनः अधिकार करने के लिए सेना भेजी, जिधर नाना साहब ने भी तात्या टोपे की सहायता से कानपुर की रक्षा करने का प्रयास तो किया, लेकिन तात्या टोपे इसमें सफल नहीं हो पाए और उनको नेपाल के जंगलों में भागने पर विवश होना पड़ा। नाना साहब ने पूरा प्रयास किया तात्या टोपे के नेतृत्व में, क्योंकि नाना साहब की क्वालिटी थी संगठन बनाने की। वही तात्या टोपे वीर और कुशल सैनिक कहलाते थे। अब चूंकि तात्या टोपे को मराठा सेना के युद्ध प्रशिक्षण का तो अच्छे से ज्ञान था, लेकिन यूरोपीय युद्ध पद्धति का उनको ज्ञान, इस कारण से वो ब्रिटिश सेना के सेनापति का सामना नहीं कर पाए और आखिरकार उन्हें नेपाल की ओर भागने पर विवश हुए। इसके बाद कहानी आती है झांसी की। झांसी की कहानी से ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो अवगत हो। झांसी में 1853 तक तो गंगाधर राव का शासन चलता रहा, लेकिन 1853 में उनकी मृत्यु के बाद में लॉर्ड डलहौजी ने
व्यवगत के सिद्धांत, हड़प नीति के सिद्धांत को लागू करते हुए झांसी को हड़प लिया। कहा गया था ना कि जिसकी कोई संतान, क्योंकि गंगाधर राव की जो है कोई संतान नहीं थी, वो लेना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने, डलहौजी ने लेने नहीं दिया, व्यवगत का सिद्धांत थोप दिया और इस तरह से झांसी को हड़प लिया। और रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनको उनकी पेंशन चालू कर, पेंशन देना प्रारंभ कर। 5 जून 1857 को झांसी की सेना ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो जैसे ही सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया, वैसे ही झांसी की रानी एक्शन में आ गई और उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों का सामना करना प्रारंभ कर दिया और वाकई में सामना किया उन्होंने। 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार कर लिया, झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार किया। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जब झांसी पर अधिकार किया अंग्रेजों ने तो रानी लक्ष्मीबाई चुपचाप बैठ गई थी, नहीं, झांसी को छोड़ा, अन्य स्थान पर पहुंचे, अन्य स्थान पर उन्होंने कब्जा किया, जीता, फिर अंग्रेजी सेना वहां पहुंचती है, उसको जीत लेती। तो इस प्रकार से घूमते घूमते आखिर में इन्होंने ग्वालियर के किले पर विजय हासिल की। तो जैसे ग्वालियर किले पर विजय हासिल की, उसके तुरंत बाद में अंग्रेजों ने अपनी एक बड़ी सेना की टुकड़ी जो है इस ओर भेज दी और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो है घमासान वीरतापूर्वक युद्ध हुआ, अंग्रेजों से जो है सामना हुआ और वीरगति को प्राप्त हुआ। ये थी झांसी की कहानी। इसके बाद में बिहार की बात कर लें। बिहार में सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो दानापुर में हुआ। संघर्ष का उत्तरदायित्व यहाँ पर जगदीशपुर के जो जमींदार हुआ करते थे, जिनका नाम था कुंवर सिंह, इन पर थी जिम्मेदारी यहाँ के विद्रोह की। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आक्रमण करके उसे अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। अंग्रेजों ने शीघ्र ही आजमगढ़ पर आक्रमण करके फिर से अधिकार। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार के कई स्थानों पर विद्रोह हुए, किंतु अंत में अंग्रेजों ने उस पर काबू पाने में सफलता। इस प्रकार से भारत के अन्य भागों में भी विद्रोह हुए, किंतु अंग्रेजों ने कठोरता पूर्वक और कूटनीति का सहारा लेकर के उनका सबका दमन कर दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम अप्रैल 1859 ईस्वी तक असफल ही समाप्त हो गया, असफल ही समाप्त हो गया। ये जो शब्द है दोस्तों, असफल शब्द, ये बहुत चुभता है इस क्रांति, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं थी इसकी क्रांति के असफल होने की, लेकिन एक कारण ने इसको असफल बना दिया। कौन सा कारण था, वो इन कारणों के अंदर जानने वाले, असफलता के कारणों के अंदर सबसे बड़ा कारण था क्रांति का समय से पहले आरंभ, समय से पहले आरंभ होना। चूंकि इसकी पूरी एक स्ट्रेटेजी बन चुकी थी, क्रांति की स्ट्रेटेजी बन चुकी थी, लेकिन मंगल पांडे साहब ने उस क्रांति को, कारतूस में जो विद्रोह किया, सैनिक विद्रोह हुआ, वहीं से उस क्रांति का प्रारंभ। और जैसे ही फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डेट पर विद्रोह होने लगे, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में विद्रोह हुए। संभवतः अगर सभी स्थानों पर भारत के हर एक क्षेत्र से अगर एक साथ विद्रोह भड़कता तो क्या ब्रिटिश सरकार इसको दबा पाती? संभवतः नहीं, बल्कि उनको भागकर बचना पड़ता, अपनी जान बचा के भागने पड़ते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। एक क्षेत्र में एक अलग समय विद्रोह हुआ, जब वो खत्म हो गया तो दूसरी जगह स्टार्ट हो गया, वहां खत्म हुआ तीसरी जगह स्टार्ट हो गया। तो सरकार को क्या हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए पर्याप्त समय मिला। तो क्रांति का समय से पहले आरंभ होना इस क्रांति के क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यह संभव था कि क्रांति निश्चित दिन और योजना के अनुसार अगर हुई होती तो क्रांतिकारियों को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए समय अधिक मिल जाता, वो संभवतः वे और अधिक समय तक संघर्ष कर सकते थे, तो अंग्रेजों को इवन भारत से भगा सकते थे। केंद्रीय संचालन का अभाव एक अन्य जो कारण रहा है, वो केंद्रीय संचालन का अभाव भी रहा कि झांसी में विद्रोह उस समय हुआ था, ध्यान सुनिएगा, झांसी में विद्रोह उस समय हुआ जब कानपुर में विद्रोह खत्म हो गया था। यदि एक ही साथ संपूर्ण भारत में विद्रोह हो जाता तो अंग्रेज उसको दबाने में सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा विद्रोही नेताओं के पास अंग्रेजी सरकार के तरह पर्याप्त साधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास में संगठन था, सेना थी, धन था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। क्रांतिकारियों के पास क्या था? कुछ भी नहीं। वो असुविधाओं से लैस थे क्रांतिकारी। इन सब के अलावा देश में राष्ट्रीय भावनाओं का भी अभाव हुआ करता था उस समय जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय भावना भारत के हर एक बंदे में पाई जाती है ना,
हर एक नागरिक में पाई जाती, ऐसी राष्ट्रीय भावना उस समय नहीं। क्यों? क्योंकि एक संगठित राष्ट्र था ही नहीं पहले, अखंड भारत था ही नहीं पहले। पहले क्या था? छोटे छोटे राज्य थे जहां पर राजा शासन किया करते थे। तो हर एक जनता के मन में सिर्फ उस राज्य क्षेत्र, उस क्षेत्र विशेष की भावना हुआ करती थी। तो राष्ट्रीय भावना उस समय हुआ नहीं करती थी। तो इस समय तक देश में राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो पाया था। समाज के सभी वर्ग एक नेतृत्व में विदेशियों के विरुद्ध उठ खड़े हो और उनको एक लाठी मात्र से भगा दे, ऐसी भावना उस समय नहीं थी। भारत का पुराना सामंत वर्ग, जिसे अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अपमानित किया, उनको जो है बहुत ज्यादा दंडित भी किया, अपमानित भी किया, वो सामंत वर्ग जो है ना, वो सामंत वर्ग आखिरी तक, उसके बावजूद, अपमानित होने के बावजूद, ये सामंत वर्ग तन मन धन सबसे कंपनी के गुलाम बने रहे, कंपनी के भक्त बने रहे। सिर्फ ये सामंत वर्ग ही नहीं था, आगे देखिए, दक्षिण के राजा नवाब, पंजाब के सिख सरदार, नेपाल के राणा, कश्मीर के डोंगरा, राजपूत राजा क्रांति के समय अपने देश के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। सोचिए ना, ये लोग कहां गए थे? यदि इन लोगों ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया होता तो संभवतः 1857 की क्रांति सफल हुई। जब देश के शक्तिशाली जो लोग थे, राजा महाराजा जो लोग थे, वो सब के सब अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। देश का एक बड़ा वर्ग, धनी वर्ग, सामंत वर्ग अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की गुलामी में लगा हुआ। तो ऐसे में निर्धन क्रांतिकारी कब तक संघर्ष करते और कैसे सफल होता? इसके अलावा अन्य जो कारण रहा है असफलता का, उसके पीछे सैनिक दुर्बलता भी रही। क्रांतिकारियों में वीरता और त्याग की भावना का अभाव था। पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, अगर वीरता और इनका अभाव होता तो क्रांति क्यों होती? संभव था। ये शब्द सभी के लिए नहीं है, लेकिन क्रांति चूंकि जो विद्रोह होता है वो एक भीड़ के माध्यम से, तो जो भीड़ होती है, आवश्यक नहीं कि सभी वीर हो, सभी में त्याग की भावना हो। खासकर के इन विद्रोहियों में अर्थात क्रांतिकारियों में एक विशेष योग्यता का अभाव था, विशेष योग्यता का। जैसे सुनिए, नाना साहेब संगठन करने में बहुत शक्तिशाली थे, संगठन करने में, किसी को जोड़कर रखने में, लेकिन वे सेना नायक अच्छे नहीं थे। तात्या टोपे वीर थे, किंतु यूरोपीय युद्ध पद्धति का उनको नॉलेज नहीं था। लक्ष्मीबाई वीर और कुशल थी, लेकिन वो स्त्री थी। समझिएगा, यहाँ पर बहादुर शाह बूढ़ा और अशक्त हो चुके थे। दुख की बात तो यह थी कि क्रांतिकारियों ने युद्ध की व्यापक योजना ही नहीं बनाई। अलग अलग निजी उत्तरदायित्व पर संघर्ष किया गया। ये जो क्रांति हुई ना, ये क्रांति अलग अलग लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने निजी स्तर पर ही उन्होंने क्रांति कर संघर्ष कर विद्रोह का। तो अंग्रेजों को या कंपनी को उसको दबाने में बहुत सहूलियत होगी, आसानी से दबा पाए। इसके अलावा एक अंतिम कारण जानते हैं, आर्थिक कठिनाइयां। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने आर्थिक दृष्टि से भी बहुत परेशान थे। कुछ समय तक तो इन क्रांतिकारियों को जो है कुछ सेठ साहूकारों से धन मिलता रहा, लेकिन आगे चल करके वो धन सेठ साहूकारों ने भी देना बंद कर दिया। कुछ धन यहाँ सरकारी खजानों को लूट करके भी क्रांतिकारी क्रांति कर रहे थे, लेकिन कब तक लूटते? तो एक समय ऐसा आया जब उनको आर्थिक कठिनाइयों का बहुत भयानक रूप से सामना करना पड़ा, जिस कारण से है ना, सैनिकों की भर्ती ठीक से नहीं कर पाए, अस्त्र शस्त्र ठीक से खरीद नहीं पाए। तो ये सारी बातें उनके सामने जो है चुनौती बनकर खड़ी। इन सब कारणों से क्रांति असफल हुई है। लेकिन एक बात जरूर थी, भले ही क्रांति असफल हो गई थी दोस्तों, लेकिन अंग्रेजों को आईना दिखा दिया। भारत में इस स्तर का पहला आंदोलन था जब अंग्रेजों को यह समझ आया कि ये भारतीय एक साथ मिलकर के क्या कर सकते। यह पहला अवसर था जब अंग्रेजों को अपने साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। अंग्रेज सरकार की एकता, संगठन और नीति थी कि उनको बचाए, अन्यथा भारत छोड़कर इनको भागना। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर क्रिस्टल हुआ होगा। जिन्होंने कहानी शुरू से लेकर एंड तक समझी है, 100% उसको पूरी कहानी समझ पाई। आपको करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसी नोट्स को डाउनलोड करना और एक बार तुरंत अभी एक बार रिवीजन करना। आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर, ठीक है ना। कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका।
कौन कौन सी महिलाओं की? 3 महिलाओं की हम विशेष रूप से बात करेंगे, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई और बेजाबाई की। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें इन तीनों की भूमिका के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? मिलेंगे अगले सेशन में। जो भी नए छात्र हैं वो यहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, इस पर आप जो है रिक्वेस्ट सेंड करके व्हाट्सएप नंबर पर और किसी भी नोट्स की लिंक या लेक्चर की लिंक सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है यहाँ पर, ये लोधाई क्लासेस ना, टेलीग्राम पर डायरेक्ट टाइप भी करोगे लोधाई क्लासेस तो भी आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चाहें। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद।